वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम स्मृति कथा जो श्री ठाकुर जी के भक्त हुए हैं श्री सुशील चंद्र बसुदा, उन्होंने जो घटनाएं लिखी हैं आश्रम में उनके और ठाकुर जी से संबंधित, उसी में एक घटना है कि कैसे जो है भृगु संहिता लाया गया उसका नकल करके आश्रम में, उसके ऊपर आज ये मैं स्मृति कथा है जो उन्होंने लिखा है वो मैं अपनी आवाज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर दिन प्रातः और संध्या में श्री ठाकुर माँ के कॉटेज के बरामदे पर चौकी पर बैठते हैं। वहाँ भक्तगण आते हैं। सम्मिलित रूप से वहाँ विनती प्रार्थना होती है। उसके बाद ठाकुर प्रणाम कर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एक दिन इसी प्रार्थना सभा में श्री ठाकुर ने कहा, सुशीलदा, ऐसा हो गए हैं कि यदि आज घोर वन पहाड़ के कंदरा अथवा महासमुद्र के अज्ञात द्वीप में भी चले जाएं तो मुझे उनके साथ साथ वहां जाकर बैठना ही होगा। ऐसी उक्तियों को श्री सच्चिदानंद गोस्वामी ने अपने श्रीमद् आचार्य सतीश चंद्र गोस्वामी और सत्संग आंदोलन ग्रंथ में उद्धृत किया है। भृगु संहिता संग्रह करने में मुझे जो कठोर परिश्रम करना पड़ा है उसका जिक्र मैंने राजस्थानेर पथे नामक पुस्तक में किया है। जब मैं प्रथम उसके संग्रह में अपने आप को लगा दिया तो उस समय कलकत्ता के अध्यापक से पता चला कि भृगु संहिता की पांडुलिपि कश्मीर में मिल सकती है। उनकी बातों पर निर्भर कर मैं कष्टों को झेलता हुआ श्रीनगर जा उपस्थित हुआ, किंतु महाराज की निजस्व लाइब्रेरी तथा पब्लिक लाइब्रेरी को छान डालने पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। साधारण पुस्तकालय के लाइब्रेरियन मिस्टर कौल ने मुझसे कहा, आपको गलत खबर दी गई है। यदि पांडुलिपि यहाँ रहती तो क्या हमें इसकी जानकारी नहीं रहती? मैं बहुत हताश हो गया एवं श्री ठाकुर को भीतर ही भीतर स्मरण कर प्रार्थना करने लगा। मन की व्यथा को दूर करने के लिए श्रीनगर म्यूजियम एवं चित्रशाला में प्रवेश किया। वहाँ मुझे हठात एक भद्र व्यक्ति से भेंट हुई। उनसे मैं बातें करने लगा। वह कश्मीर वासी थे। मैंने अपने मन की व्यथा कही। जिस प्रकार प्यासे को ठंडा पानी मिलता है तो पाकर आनंद का ठिकाना नहीं रहता, उसी प्रकार भद्र व्यक्ति ने जब मुझे यह आश्वासन देते हुए कहा, हाँ, कश्मीर में भृगु संहिता है, मैं उसका पता बता दे सकता हूँ, तो मेरा आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, यहाँ जितने पुस्तकालय हैं मैं हर पुस्तकालय में गया और छान डाला, फिर भी मुझे पता नहीं चला। आप कैसे पा सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं मिस्टर कौल का सहायक हूँ। मैंने कहा, मैंने स्वयं मिस्टर कौल से इस विषय में बातें भी की थी। उन्होंने कैटलॉग निकाल कर मेरे हाथों में दिया और कहा, भृगु संहिता यहाँ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप भी मिस्टर कौल के यहाँ चलिए। मिस्टर कौल जब मुझे बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा। मिस्टर कौल से पुनः मिलने के लिए मैं चल पड़ा। मैं सीधा उनके पास गया और सारी बातें कहीं। उन्होंने अपने सहायक को बुलवाया। उनका आदेश पाकर उस सहायक ने एक बहुत पुरानी दीमक लगी हुई पुस्तक तालिका निकाल कर दिखाई। जम्मू के श्री रघुनाथ जी के मंदिर की लाइब्रेरी में महाराज वनबीर सिंह द्वारा संग्रहित भृगु संहिता है, किंतु किसी को भी उसका नकल करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। पता तो चला पर किसी को नकल करने की इजाज़त नहीं मिलती है। यह सुनकर मैं मायूस हो गया। मिस्टर कौल ने भी कहा, यह बात सत्य है कि किसी को प्राचीन पोथी की पांडुलिपि का नकल करने की इजाज़त स्टेट नहीं देती है। मैं निराश हो गया। फिर भी निराशा के बीच आशा का संचार हुआ। मैंने सोचा कि जब इतनी दूर तक आ चुका हूँ और क्षीण रोशनी भी मिल चुकी है तो अंत तक उनकी कृपा से नकल करने की इजाज़त भी मिल सकती है। उस समय सर गोपाल स्वामी अयंगर ही कश्मीर के प्रधानमंत्री थे और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वही भारत के सर्वप्रथम प्रतिरक्षा मंत्री हुए। उनसे मैंने भेंट की और वार्तालाप भी किया। उनकी इजाज़त पाने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। जब उनका निर्देश मुझे मिल गया तो मैंने उस पत्र को जम्मू के राज पंडितों को दिया। जब उन्हें निर्देशनामा मिला तो उन्होंने हिसाब किताब जोड़कर नकल करने का खर्चा बता दिया।
मैं उसके बाद आश्रम लौट आया। सारी बातें मैंने श्री ठाकुर से कही। उन्होंने सारी बातों को सुनकर मुझे उत्साहित करते हुए कहा, अब आप पुनः जम्बू जाएं, कुछ रुपए लेते जाएं, बाद में ये लोग खेपूदा की ओर इशारा करते हुए देंगे। उस समय खेपूदा प्रतिनिधि नायक थे एवं आश्रम का कामकाज वही देखा करते थे। मैं जम्बू लौटकर आया और जम्मू के कतिपय संस्कृतज्ञ ज्योतिषी को भृगु संहिता की पांडुलिपि को नकल करने में नियुक्त किया। जम्मू की साधारण भाषा उर्दू थी, इसीलिए तकलीफ उठाकर इन पंडितों को मुझे बाहर से लाना पड़ा। श्रद्धेय खेपूदा ने 2 बार कुछ रुपए भेजे। जब भृगु संहिता की पांडुलिपि का नकल प्रायः शेष हो रहा था एवं पंडितगण पारिश्रमिक के लिए तकादा करने लगे तो खेपूदा की चिट्ठी आई कि और रुपए भेजना संभव नहीं है। पत्र पाते ही मैं माथे पर हाथ धरकर बैठ गया। मैं तो बहुत दिनों से जम्मू में उसी काम में व्यस्त था, इसीलिए किसी व्यक्ति से परिचय करने का सुयोग नहीं मिला। मैं तो इस चिंता में था कि यदि पंडितों को रुपए न दे सकूं तो ये पंडितगण बिना मारे मुझे छोड़ने वाले जीव नहीं हैं। उस रात मैं दुश्चिंता के कारण मुझे नींद नहीं हुई। जी जान से भी श्री ठाकुर को पुकार कर कहने लगा, हे ठाकुर, तुम मुझे बुद्धि दो जिससे मैं इस संकट से पार हो सकूं। इस प्रकार रात भर जग कर श्री ठाकुर से प्रार्थना करने लगा और साथ ही साथ यह भी सोचने लगा कि यदि रुपए ही संग्रह करना होगा तो सबसे पहले यहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति की शरण में आना होगा। यहाँ के तो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रधानमंत्री ही हैं। हरि सिंह तो कश्मीर के राजा हैं, किंतु वह तो स्टेट की स्वयं देखभाल नहीं करते। जो ही दिल में ऐसी बातें आईं तो ही मैं प्रधानमंत्री की यहाँ जा उपस्थित हुआ। 15 मिनटों तक मैंने उनसे बातें की। बातें शेष नहीं हुई कि मैं यह बहाना लेकर विदा मांगी कि कुछ कार्यवश अभी जा रहा हूँ। मैं उस दिन बातें संपूर्ण रूप से नहीं की, क्योंकि मैं दूसरे दिन उसी प्रसंग में बातें करना चाहता था। 2 दिन के बाद पुनः उनसे मैं मिलने गया। 20 मिनटों तक मैंने उनसे बातें की, क्योंकि उनसे बातें कर यह समझा कि वह उतना इंटरेस्टेड नहीं है जिससे वे मेरी बातें रख सकें। पुनः मैं 2 दिनों के बाद गया। पहले प्रसंग में ही मैंने बातें आरंभ की। विषय था अहिंसा। गांधी जी की अहिंसा, बुद्ध देव की अहिंसा एवं श्री कृष्ण की अहिंसा में क्या पार्थक्य है एवं कौन अनुसरणीय है। इस दिन लगातार प्रायः 2.5 घंटों तक बातें हुई। पहले तो बैठकर ही बातें हुई, उसके बाद घूमते हुए बातें हुई। दूसरी ओर एक घर में मंत्रीगण प्रधानमंत्री से बातें करने की अपेक्षा में बैठे थे। मैंने उस समय यह सोचा, नाउ इज द टाइम टू स्ट्राइक। बस क्या था, चट ही मैंने आगमन का उद्देश्य कह डाला। उन्होंने मेरी बातें सुनते ही हंसकर कहा, आप तो परमिशन के लिए भी पहले आए और पुनः आर्थिक सहायता के लिए पहुंचे हैं। क्या आपको यह मालूम नहीं कि राज्य का अर्थ राज्य के स्वार्थ के सिवा दूसरे विषय में खर्च नहीं होता। मैंने कहा, हमारे आश्रम का कामकाज तो 10 लोगों के द्वारा संग्रह करने पर ही चलता है। मैं जो कुछ लाया था सभी खर्च हो गया। अब क्या करूं, आपके जैसे स्वधर्मनिष्ठ व्यक्ति की शरण लेने के सिवा और दूसरा चारा ही क्या है। उन्होंने कहा, मिस्टर बोस, यू एम्बैरस मी। मैंने उत्तर दिया, मैं इस विषय में आपको परेशान करना एकदम ही नहीं चाहता हूं। यदि आप अपनी पद मर्यादा को अक्षुण्ण रखकर मेरी सहायता कर सकें तब तो करेंगे, अन्यथा मैं आपकी सहायता नहीं चाहता। अदरवाइज आई शैल बी लास्ट मैन टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू। मैंने तो कह दिया, किंतु मेरी मानसिक अवस्था कैसी हो सकती है यह तो सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने उठते उठते कहा, आप मदद कर सकेंगे या नहीं इसका उत्तर अभी मैं नहीं चाहता, पर मैं पुनः 2 दिनों के बाद आपसे मिलूंगा। आप इसी बीच खूब सोच विचार कर देखें कि अपनी पद मर्यादा को बचाए रखकर मेरी मदद कर सकते हैं या नहीं। मैं यही चाहता कि मेरे लिए आपको ऐसी कोई विपत्ति भी न मोल लेना पड़े और मेरा काम भी बन जाए। 2 दिनों के बाद मैं उनसे पुनः मिलने गया। उन्होंने हंसकर कहा, आपके विषय में मैं कुछ सोच रहा था कि इसी बीच मुझे एक बात सूझी। आशा है कि आपका काम बन जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि इस स्टेट में बाहर के किसी काम में रुपए खर्च करने का कोई नियम नहीं है, किंतु राजमाता फंड नाम की एक फंड है, उसके अर्थ धर्म कार्य में ही व्यय होते हैं। दीवान बहादुर द्वारा वे नियंत्रित होते हैं,
किंतु एक प्रधानमंत्री होकर दीवान बहादुर को इस विषय के लिए अनुरोध करना मेरी पद मर्यादा के अनुकूल नहीं। मैंने कहा, आप क्यों मेरे लिए दीवान बहादुर से अनुरोध करेंगे? आप अपने चीफ सेक्रेटरी से कहें, ही विल मैनेज एवरीथिंग फॉर यू। उन्होंने स्वस्तिका निःश्वास छोड़ते हुए कहा, हाँ, आप तो ठीक ही कह रहे हैं। उस समय उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मेरे विषय में फ़ोन के जरिए कहा और उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर देने कहा जिससे मैं दीवान बहादुर से सहायता पा सकूं। बॉस, तुमसे मिलने जा रहे हैं, इतना कहकर उन्होंने मुझे सेक्रेटरी से मिलने कहा। उस समय रामचंद्र काक उनके चीफ सेक्रेटरी थे। वही बाद में कश्मीर के प्रधानमंत्री हुए। चीफ सेक्रेटरी ने दीवान बहादुर को मेरे विषय में फ़ोन पर कहा कि आप यदि इन्हें मदद करें तो प्रधानमंत्री को बड़ी प्रसन्नता होगी। दीवान बहादुर को भी प्रधानमंत्री से एक काम लेना था। उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी से कहा, मेरा भी काम आप प्रधानमंत्री से करा दें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, हाँ, आनंद सहित मैं आपका काम करा दूंगा। मैंने दीवान बहादुर से भी यह अनुरोध किया कि इन रुपयों को मैं लेना नहीं चाहता, बल्कि आप महामहोपाध्याय राज पंडित से हिसाब किताब लेकर पंडितों को प्राप्य रुपए चुका दें। दीवान बहादुर ने राज पंडितों से पूछकर सारे रुपए पंडितों को चुका दिए। इस प्रकार कश्मीर से भृगु संहिता संग्रह करने का कार्य समाप्त हो गया। श्री ठाकुर की यही बड़ी कृपा थी कि कोई बुरी घटना नहीं घटी। सातवती, मई 2024 के पेज संख्या 25, 26 और 27 से। जय गुरु।